हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटेक्शन। सो एवरीवन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वह है सीएए, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हम इस पे बात करेंगे। उसके साथ ही साथ भारत के किन किन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया है, और जो हमारे नेबर कंट्री हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, किन किन देशों से आने वाले लोगों को भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है। ए टू जेड हम लोग एनालिसिस करेंगे। पूरे मुद्दे को जानने से पहले हम लोग संक्षिप्त में पहले सीए को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें पूरा पूरा मामला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ एवरीवन, एक छोटे से हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो वीडियो प्लीज आप स्किप कर देना, क्योंकि पूरा का पूरा मामला सीए का इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस मुद्दे को स्टार्ट करने से पहले दो शब्द हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक होता है अल्पसंख्यक और एक है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक, ओके। एक शब्द होता है अल्पसंख्यक, एक शब्द होता है बहुसंख्यक। देखिए, जो बहुसंख्यक है किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक समुदाय बहुत ज्यादा जनसंख्या में होता है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का जो जनसंख्या है, जो नंबर ऑफ मेजोरिटी है, वह ज्यादा रहता है। ठीक है, तुलना में किसके, जो वहां पे गिने चुने लोग या बहुत कम संख्या के रूप में पाए जाते हैं। वहीं अल्पसंख्यक किसी एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग वहां पर हैं, उनकी तुलना में वहां पर कम जनसंख्या में उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। आई होप सो कि आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समझ गए। जैसे एक बॉक्स है ए और एक बॉक्स है बी, ओके। बॉक्स ए में जो रेड कलर का बॉल है उसका संख्या 8 है और जो ब्लैक कलर का बॉल है उसका संख्या 2 है। वहीं जो बॉक्स बी है, बॉक्स बी में जो रेड कलर का बॉल है उसकी संख्या 2 है और जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसकी संख्या 8 है। अब आप बताना कि जो बॉक्स ए है, उस बॉक्स ए में मेजॉरिटी में कौन है, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि रेड कलर की संख्या ज्यादा है, यानी हम कहें कि बॉक्स ए में जो अल्पसंख्यक है वह बॉल बी है। क्यों? क्योंकि बी की संख्या कम है। ओके, सो वही हमने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करी कि एक ऐसा भौगोलिक, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहां पर कोई एक निश्चित समुदाय की जनसंख्या ज्यादा हो, तुलना में वहां पर जो दूसरी समुदाय, जो दूसरी जाति जनजाति हैं, उनकी जनसंख्या बहुसंख्यक की तुलना में कम होती है। ओके, हमने बॉक्स के थ्रू से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समझ लिया, ठीक, कि होता क्या है। एवरीवन, अगर हम भारत के अगर स्वतंत्रता की बात करें तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। ओके, कुछ भारत के नेबर कंट्री हैं। इस मैटर में 3 कंट्री का नाम लिया गया है, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये जो तीनों जो कंट्री हैं वह इस्लामिक कंट्री है। ओके, यहां पर इस्लाम के मानने वालों की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, अगर हम 1947 से बात करें तो 1947 में जो हिंदू थे भारत में वो बहुसंख्यक के रूप में थे। ओके, हिंदू के अलावा जो भी समुदाय थे, जो भी धर्म के मानने वाले लोग थे, वो अल्पसंख्यक रूप में थे। आज के अगर रिपोर्टों की, अगर आंकड़े की बात माने तो भारत में जो हिंदू है उसकी जनसंख्या बढ़ी है। साथ ही साथ 1947 में जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू के अलावा जो भारत में जनसंख्याएं थी समुदायों की, वो अल्पसंख्यक के रूप में थे, तो उनकी जनसंख्या भी बढ़ी है, यानी अल्पसंख्यक की संख्या भी बढ़ी है। वहीं हम अपने नेबर कंट्री की बात करें तो 1947 में जो जनसंख्या थी बहुसंख्यक की इन तीनों कंट्री में, और जो जनसंख्या थी अल्पसंख्यक लोगों की इन तीनों कंट्री में, अगर आज के समय में उनकी बात किया जाए तो बहुसंख्यक तो बढ़े हैं। ओके,
जो बहुसंख्यक हैं उनकी जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन हम वही बात करें अल्पसंख्यक की तो उनकी संख्या बढ़ने की अपेक्षा घटी है। एवरीवन, भारत की तुलना में भारत में आज के समय में रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो बहुसंख्यक की जनसंख्या बढ़ी है, वहीं जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जनसंख्या भी बढ़ी है। लेकिन जो हमारी नेबर कंट्री है, इस नेबर कंट्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री में जो बहुसंख्यक हैं, यानी इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के मानने वाले लोग यहाँ पर ज्यादा है, तो बहुसंख्यक इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोग हुए, तो इनकी जनसंख्या तो बढ़ी है जो बहुसंख्यक है इस तीनों कंट्री में। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे में हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, इनकी संख्या बढ़ने के एवज में घटी है, कहीं कहीं तो लुप्त प्राय के भी एवरेज में आ चुके हैं लोग। ओके, सो पूरा का पूरा मामला सीए का ये है। इसमें यह कहा गया है कि जो ये तीनों कंट्री हैं जो कि इस्लामिक कंट्री हैं, यहां पे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए बहुसंख्यक यहां पर इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोग हो गए। तो इस्लाम धर्म के मानने वालों के अलावा जो हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन, सिख, ठीक है, बौद्ध, जो ये लोग हैं जो भारत में आए हुए हैं, ओके, इनको भारत में अब नागरिकता दिया जाएगा। ओके, सो पूरा का पूरा सीए का मामला यही है कि जो हमारी नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्री इस्लामिक बहुल क्षेत्र हैं, इस्लामिक बहुल देश हैं। ओके, सो इन देशों से जो इस्लाम धर्म के अलावा जैसे हिंदू हो गए, पारसी हो गए, ओके, सिख हो गए, जो ये धर्मों के मानने वाले लोग हैं जो भारत में आ चुके हैं, ओके, चाहे आप लीगल तौर पे मान लो चाहे इलीगल तौर पे मान लो, जो भारत में आ चुके हैं उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है। ओके, सो पूरा का पूरा मामला सीए का ये है। क्लियर? सो अब आते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैटर को जानते हैं। आई होप सो कि अगर आप समझ गए तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं, वहां से मैटर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सीए क्या है, भारत में लागू हुए इस नए कानून से क्या बदलेगा। ओके, सो नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। ओके, इस कानून के तहत 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ओके, से आए जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में नागरिकता दी जाएगी। इन समुदायों में कौन कौन से हैं? इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ओके, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जिनको कि भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है। छोटा सा यहां पर एक पॉइंट लेते हैं। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 का उदाहरण देते हुए, साथ लेते हुए, जो भारत में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये 6 धर्म के ही क्यों, इस्लाम के मानने वाले को भी भारत में नागरिकता दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 को नहीं माना जा रहा है, या आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको भी समानता के आधार पर उनको भी भारत में नागरिकता दिया जाए। ठीक, लेकिन वही हम बात आपसे पहले भी कर चुके हैं कि ये तीनों जो देश हैं वह इस्लामिक देश हैं, यहां पर इस्लाम को मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। रिपोर्टों की बात करें तो जो बहुसंख्यक है यहाँ पर, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं बहुसंख्यक जनसंख्या के रूप में है, तो इनकी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन जिन धर्मों की भारत में नागरिकता देने की बात कही जा रही, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इनकी संख्या बढ़ने की अपेक्षा घट चुकी है। तो ये बात कही जा रही है कि हम इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को इसके अंतर्गत नागरिकता नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जरूरत इनको है,
ये तो अपनी जनसंख्या के हिसाब से बढ़ ही रहे हैं, इनके जो जनसंख्या बढ़नी चाहिए लेकिन ये बढ़ने की अपेक्षा घट रही है। यानी हम ये मान सकते हैं कि जो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक को सारी की सारी फायदा उस देश में मिल रही है, राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, हेल्थ सेक्टर में, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के तौर पर सारी की सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, सोशल सिक्योरिटी के तौर पर। लेकिन जो बाकी 6 धर्मों का यहाँ पर बात किया गया है, इनकी संख्या घटी है, कहीं कहीं पे तो लुप्त प्राय के भी एवरेज में आ चुके हैं। यानी कि इनको न सरकार की योजनाओं का फायदा हो रहा है उस देश में, ना ही इनके लिए हेल्थ सेक्टर की उतनी मजबूती है या उतना टेजिबिलिटी है कि इनको हर एक सुविधाएं मिली या मिल सके। क्यों? क्योंकि भाई अगर सारी सुविधाएं इनको मिलती, सरकार द्वारा इनको प्रमोट किया जाता, तो जैसे बहुसंख्यक बढ़ रहे हैं भारत में और अल्पसंख्यक की भी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे जो इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर बहुसंख्यक तो बढ़ रहे हैं लेकिन अल्पसंख्यक की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों लुप्त प्राय के सिनेरियो में आज इनकी जनसंख्या आ चुकी है? तो पूरा का पूरा मामला एवरीवन ये है और यही बात यहां पर कहा जा रहा है। सो सीए क्या है? सो नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार 1955 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी 2019 को लोकसभा द्वारा, ठीक है। हालांकि यह 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से इसको पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को पुनः इसको पास कराया गया। ओके, ये जो डेट है पर्टिकुलर, ये थोड़ा मेंस के अकॉर्डिंग आप याद रखना। ओके, जहां जहां ऑब्जेक्टिव क्लिक रहेगा वहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को विधेयक पास किया गया, ठीक है। सो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 6 धर्म जो कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के प्रवासियों पर लागू होता है। पात्र होने के लिए व्यक्ति का पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवासी होना चाहिए। हालांकि कुछ मामलों में निवास की जो आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। सो एवरीवन, ऐसा नहीं कि जो भी वहां से तुरंत आया और नागरिकता मिल गया, नहीं। इस पूरे प्रॉपर सूची को फॉलो करना पड़ेगा, इसके अंतर्गत ही उसको नागरिकता भारत की दी जा सकती है। ओके, सो नागरिकता क्या है? सो नागरिकों को देश के कानून और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। नागरिकों को सरकारी पदों पर काम करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो भारत की गवर्निंग बॉडी है उसमें अपनी योगदान को देने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ नेता को चुनने का भी अधिकार मिलता है, नेता बनने का भी अधिकार मिलता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान देना। भारत में अगर नागरिकता की बात करें तो भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 11, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना, के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। ओके, 7वीं अनुसूची के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। वहीं 1987 तक भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था, लेकिन बांग्लादेश से अवैध प्रवास की चिंता के कारण कानून में बदलाव किया गया। इसके बाद नागरिकता के लिए आवश्यक हो गया कि कम से कम माता पिता में से एक भारतीय हो। 2004 में कानून में और बदलाव किया गया। अब नागरिकता के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता में से एक भारतीय हो, दूसरा माता पिता अवैध प्रवासी न हो। ओके, सो ये जो 7वीं अनुसूची वाला जो यहाँ पर मामला है,
इसको प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन कर लेना, ओके, कि कब कब बदलाव किया गया और क्यों बदलाव किया गया, क्या क्या कारण था। ओके, भारत में अवैध प्रवासी कौन है? ओके, अवैध प्रवासी वे विदेशी होते हैं जो भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेज के प्रवेश करते हैं या जो वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। बात को समझना, अवैध प्रवासी किसी भी देश में दो ही तरह से लोग होते हैं। पहला तो भाई वो बिल्कुल एकदम सही वीजा सही पासपोर्ट के थ्रू भारत में प्रवेश करें या किसी भी देश में प्रवेश करें, लेकिन जब भी हम किसी देश का वीजा लेते हैं तो एक निश्चित समय के लिए मिलता है, हम उसको अपडेट नहीं कराए और हम उस देश में रहना शुरू कर दिए। ओके, क्लियर? सो हम हो गए अवैध प्रवासी। दूसरा क्या है कि ना हमारे पास वीजा है ना हमारे पास पासपोर्ट है, बस हमने चोरी से चुपके से किसी भी तरह से किसी दूसरे देश में एंट्री कर लिया और हम रहना शुरू कर दिए। तो इन दोनों की बात यहां पर की जा रही है, समझना बात को, ठीक है। लेकिन अनुमान समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। अवैध प्रवासी को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है, उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। समझना, यहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इन दो मामलों से कि जो अप्रवासी भारतीय होते हैं, अवैध जो प्रवासी होते हैं, ठीक है, उनको अवैध प्रवासियों को किन दो नियमों के थ्रू पनिशमेंट का व्यवस्था किया गया है। सो विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत या तो जेल में डाला जाएगा या तो उनको उनके देश में वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो कानून है क्या है? सो मौजूदा कानूनों के अनुसार अवैध प्रवासी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन्हें पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोका जाता है। विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करते हैं और अवैध प्रवासियों को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करते हैं। पंजीकरण के माध्यम से अगर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5A भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, नागरिक बन सकता है। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता की जो बात है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देशीकरण के माध्यम से भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें पात्र होने के लिए आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में रहना चाहिए। ओके, सो एवरीवन, 1 to 1 हम लोग बात कर रहे हैं। आई होप सो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। जो भी सेगमेंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। अपवाद स्वरूप किनको यहां पर शामिल नहीं किया गया है या किन पे लागू सीए नहीं होगा। सो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो छूट वाले क्षेत्र हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ प्रावधानों के तहत छूट दिया गया है। यह क्षेत्र है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को जो सीए है उससे छूट दी गई है, तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना शॉर्ट नोट्स में। इन क्षेत्रों में कार्बी अंगोला जो कि असम में, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला जो कि मिजोरम में और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वो यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें कि इनको क्यों छूट दे दी गई, तो देखिए यहाँ पर ना पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, पहले से ही कानून बनाए गए हैं कि किनको प्रवेश करना है, किनको प्रवेश नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल विद इन ए डे, विद इन आवर काउंट करके यहाँ पर आपको पास दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कानून बनाए गए हैं, तो इसलिए इन क्षेत्रों को इससे छूट दिया गया है। सो एवरीवन, हमने सीए पे बहुत तरीके से कोशिश किया बात करने का। ओके, अगर कुछ सेगमेंट यहाँ से छूटा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसा कौन सा सेगमेंट था जो कि स्किप हुआ है गलती से। सो आई होप सो कि हमने पूरा का पूरा कोशिश किया है इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से कवर करने का, समझाने का। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले
सेकंड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।